1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध पर कब्जा करने के बाद कई सिपाही अवध दरबारों में जमींदारों के रूप में अपने विशेषाधिकार खोने और इस कब्जे के कारण होने वाले भू राजस्व भुगतान में वृद्धि की आशंका से बेचैन थे। 33 अन्य इतिहासकारों ने जोर देकर कहा है कि 1857 तक कुछ भारतीय सैनिक मिशनरियों की उपस्थिति को आधिकारिक इरादे के संकेत के रूप में व्याख्यायित करते हुए आश्वस्त थे कि कंपनी हिंदुओं और मुसलमानों के ईसाई धर्म में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की मास्टरमाइंड थी। 34 हालांकि इससे पहले 1830 के दशक में विलियम कैरी और विलियम विल्बरफोर्स जैसे इंजीवादियों ने सती प्रथा के उन्मूलन और हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति जैसे सामाजिक सुधारों के पारित होने की सफलतापूर्वक मांग की थी, लेकिन इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि इससे सिपाहियों की निष्ठा प्रभावित हुई थी। 33 हालांकि उनकी पेशेवर सेवा की शर्तों में बदलाव से नाराजगी पैदा हो सकती है। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार युद्ध या विलय में जीत के साथ हुआ, सैनिकों से अब न केवल बर्मा जैसे कम परिचित क्षेत्रों में सेवा करने की अपेक्षा की जाने लगी, बल्कि उन्हें विदेशी सेवा पारिश्रमिक के बिना भी काम चलाना पड़ा, जो पहले उनका हक था। विद्रोह के शुरू होने से 10 महीने पहले पैदा हुए आक्रोश का एक प्रमुख कारण 25 जुलाई 1856 का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बंगाल सेना के लोगों को विदेशी सेवा से छूट दी गई थी। विशेष रूप से उन्हें केवल उन क्षेत्रों में सेवा के लिए भर्ती किया गया था जहां वे मार्च कर सकते थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इसे एक विसंगति के रूप में देखा, क्योंकि मद्रास और बॉम्बे सेनाओं के सभी सिपाहियों और बंगाल सेना की 6 जनरल सर्विस बटालियनों ने आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में सेवा करने की बाध्यता स्वीकार की थी। नतीजतन बर्मा में सक्रिय सेवा के लिए टुकड़ियां प्रदान करने का भार, जो केवल समुद्र के रास्ते ही आसानी से पहुंचा जा सकता था, और चीन 2 छोटी प्रेसिडेंसी सेनाओं पर असंगत रूप से पड़ा था। गवर्नर जनरल के रूप में डलहौजी के उत्तराधिकारी लॉर्ड कैनिंग द्वारा हस्ताक्षरित अधिनियम के अनुसार बंगाल सेना में केवल नए भर्ती होने वालों को सामान्य सेवा के लिए प्रतिबद्धता स्वीकार करने की आवश्यकता थी। हालांकि उच्च जाति के सेवारत सिपाहियों को डर था कि यह अधिकार अंततः उन पर भी लागू हो जाएगा, साथ ही बेटों को पिता के पीछे सेना में जाने से रोका जाएगा, जहां पारिवारिक सेवा की मजबूत परंपरा थी। 36,261 वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के मुद्दे पर भी शिकायतें थी। इसने साथ ही बटालियनों में ब्रिटिश अधिकारियों की बढ़ती संख्या 37 बेहतर स्रोत की आवश्यकता ने पदोन्नति को धीमा कर दिया, और कई भारतीय अधिकारी तब तक कमीशन रैंक तक नहीं पहुंच पाए जब तक कि वे प्रभावी होने के लिए बहुत बूढ़े नहीं हो गए। अंतिम चिंगारी नई एनफील्ड पैटर्न 1853 राइफल वाली बंदूक के लिए गोला बारूद द्वारा प्रदान की गई थी। 39 ये राइफलें, जो मिनी बॉलर्स फायर करती थी, पहले की बंदूकों की तुलना में अधिक चुस्त थी और कागज के कारतूस का इस्तेमाल करती थी, जो पहले से ग्रीस लगे हुए आते थे। राइफल को लोड करने के लिए सिपाहियों को पाउडर को बाहर निकालने के लिए कारतूस को काटना पड़ता था। 40 इन कारतूसों पर इस्तेमाल की जाने वाली चर्बी में गोमांस से प्राप्त वसा शामिल होने की अफवाह थी, जो हिंदुओं के लिए अपमानजनक होगी। 41 और सूअर के मांस से प्राप्त चर्बी, जो मुसलमानों के लिए अपमानजनक होगी। कम से कम एक कंपनी अधिकारी ने उन कठिनाइयों की ओर इशारा किया जो इससे हो सकती है। जब तक ये साबित न हो जाए कि इन कारतूसों में प्रयुक्त ग्रीस धर्म के पूर्वाग्रहों को ठेस पहुंचाने या उनमें हस्तक्षेप करने की प्रकृति का नहीं है, तब तक उन्हें मूल निवासियों को परीक्षण के लिए जारी न करना समीचीन होगा। 42 हालांकि अगस्त 1856 में ब्रिटिश डिजाइन के अनुसार कलकत्ता के फोर्ट विलियम में ग्रीस युक्त कारतूस का उत्पादन शुरू किया गया। इस्तेमाल किए गए ग्रीस में भारतीय फर्म गंगाधर बैनर्जी एंड कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई चर्बी शामिल थी। 43 जनवरी तक अफवाहें फैल गईं कि एनफील्ड कारतूसों में जानवरों की चर्बी लगाई गई थी।